वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, 12th बिहार बोर्ड के चैंपियंस। तो चलिए आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश के एक और चैप्टर का करेंगे काम तमाम, जो कि है लेसन नंबर 9 स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो भी नए बच्चे उनको बता दूं कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हर चैप्टर का किया है पोस्टमार्टम, यानी कि हर एक सवाल ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और आज इसी सीरीज में हम लोग लगभग अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं, लेसन 9। इसके बाद बस बच जाएगा 2 चैप्टर, 10th और 11th चैप्टर। तो चलिए आज का जो सेशन है, शानदार सेशन शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है भाई, छोटा सा चैनल है। तो आप सब लोग सपोर्ट कीजिए इसको, ताकि ये भी चैनल एक अच्छा चैनल बन सके। बाकी आपके लिए मेहनत लगातार जारी है, आप भी खूब मेहनत कीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आज का जो एमसीक्यू है उसको स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश है लेसन 9, ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। ये 2026-27 के स्टूडेंट्स के लिए है। और हालांकि इसको कोई कभी भी देख सकता है, क्योंकि बुक तो सेम है, क्वेश्चन हर साल सेम ही बनेगी, है ना। तो कोई भी इसको देख सकता है। 11th वाले बच्चे जो 12 में जाने वाले वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी देख सकते हैं। देखिए है, द ब्लैंक सेंचुरी इज कॉल्ड बोथ एज ऑफ ट्रांजिशन एंड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब कौन से सेंचुरी कहा जाता है? एज ऑफ ट्रांजिशन। एज का मतलब काल और ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन का काल और किसका काल? रिवॉल्यूशन, क्रांति का काल साहित्य के हिसाब से किसको कहा जाता है? तो 15th, 16th, 17th और 18th। इसका आंसर है 17th। तो याद रखिएगा, 17th सेंचुरी को एज ऑफ ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन का काल और एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का काल कहा जाता है। इसमें देखिए, परिवर्तन काल का मतलब क्या है? जो ओल्ड थिंकिंग थी, जो ओल्ड आइडियाज थे, लिटरेचर में वो सब क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे। और कहीं ना कहीं से रिवॉल्यूशन जो कहा गया, वो कई पॉलिटिकल जो चीजें थी वो भी चेंज इसमें हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। वर्ड्स इन अ पोएम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात, समझने वाला भी चीज है, आगे फ्यूचर में भी काम देगा। आप सब जानते हैं, देखिए कोई भी वर्ड है सेम वही वर्ड रहेगा पोएम के अंदर, वही वर्ड रहेगा कहाँ? स्टोरी के अंदर। तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पोयम में जो वर्ड्स का मीनिंग होता है ना, वो लगभग लगभग केस में स्टोरी से क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो देखिए वही बात यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ड्स इन अ पोयम आर यूज्ड, मतलब जो वर्ड्स है वो कविता में यूज होते हैं किसके लिए? मीनिंग के लिए, अर्थ के लिए, साउंड के लिए, एंड इमेज, मोशन, पिक्चर एंड नन। तो याद रखिएगा कि कविता में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनका 3 पर्पस होता है। 2 पर्पस दिया, मीनिंग, साउंड, और तीसरा क्या है? इमेज। अब ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, यानी कि मैंने इमेज को गैप दिया तो इमेज को आप पूछ देगा कि तीनों का तीनों ऑप्शन दे देगा आपको कि वर्ड्स ने पोएम आर यूज्ड फॉर, 3 ब्लैंक दे देगा, या फॉर के बाद गैप दे छोड़ देगा। अब मीनिंग, साउंड और इमेज दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है तीनों, खाली इमेज इमेज मत रटिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से देगा ये कोई नहीं जानता है। हम लोग अनुमान लगाते हैं पिछले क्वेश्चंस को देख के। तो आप तैयार रहिए बिल्कुल, क्योंकि छोटी सी गलती या लापरवाही आपको नुकसान करा सकती है। और ऑब्जेक्टिव 50 आउट ऑफ 50 लाना, ये आपका एकदम 100% टारगेट होना ही है और लेके आना है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, द वर्ड रेनेसेंस मीन्स। रेनेसेंस का मतलब क्या है? बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिगेन, डेथ, रिबर्थ और रीजन। जल्दी पता कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले क्लासेस के अंदर भी किया होगा, जो लोग पढ़े चैप्टर को, या ऐसे भी आप बहुत सारे वीडियो जिसका बात होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रेनेसेंस का मतलब रीबर्थ, है ना। रीबर्थ क्या होता है? रीबर्थ रट लीजिएगा कि रेनेसेंस का मतलब रीबर्थ, 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 याद कर लो। नेक्स्ट है, देखिए ये भी लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द फेरुकिन इज अ टाइप ऑफ, ए और एन दिया है, क्या है? देखिए ड्रामा है, रिलीजियस स्टोरी है, रोमांटिक इपिक है, या फिर नन है। तो फेरुकिन में बता दूं आपको क्या है? एक रोमांटिक इपिक है। याद रखिएगा कि फेरुकिन क्या है? एक रोमांटिक इपिक है, इसको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, गैप इज द राइटर ऑफ द फेरुकिन, है ना। मतलब यह क्वेश्चन क्या कराना कि फेरुकिन जो है उसके राइटर का नाम बताओ, किसने उसको लिखा है। ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर और सर वाल्टर स्कॉट। तो आपको कमेंट करना है, आंसर बताना है कि जो फेरुकिन जो कि एक रोमांटिक इपिक है वो किसकी रचना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, रुडयार्ड किपलिंग, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर या सर वाल्टर स्कॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? एडमंड स्पेंसर है। क्या है? एडमंड स्पेंसर है।
नंबर 6 है द मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग टू द गैप सेंचुरी। देखिए मेटाफिजिकल पोएट कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 16th, 20th, 17th और 19th। इसका सही आंसर है कौन सा, 17। तो याद रखिएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग करते थे 17th सेंचुरी। देखिए आप कुछ बच्चे बोल रहे हो सर यहाँ कुछ आप बहुत डिटेल नहीं समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एमसीक्यू है और ये प्रैक्टिस की तरह है। वही बच्चा इस वीडियो को देखे जो चैप्टर को पढ़ा है, कुछ जानता है, थोड़ा सा ही पढ़े तो आपको यहाँ पे हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं, आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो कहीं न कहीं से फिर रटना तो बहुत मुश्किल होगा ना, सबका सब रटना बहुत मुश्किल है। आप रट सकते हो अच्छी बात है, बट बिना पढ़े थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। तो थोड़ा सा आप वीडियो बने रहे, बहुत ही जल्द है ना, जब वीडियो आप देख रहे होंगे, आपके सामने जब वीडियो पब्लिश होगी आप देख रहे होंगे, उस वक्त ये धमाका, ये अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं या जो भी मेरे पुराने बच्चे हैं, आपका कुछ छूटा हुआ है, आप नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश को इंग्लिशों और हिंदी को हिंदिया समझ के टाल रहे थे, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, है ना। कभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होती है, तो जाग जाओ समय से और इंग्लिशवा को इंग्लिश बोलो, हिंदिया को हिंदी बोलो, और देखो ये आपका जीवन संवार देगा, है ना। गाना सुना, मैं तुझे प्यार दूं, तुझ पे सब न्यौछावर कर दूं, वही बात है, तुझ पे वार दूं। तो आओ, मैं भी तुमको प्यार दूंगा, घबराओ मत, बस बने रहो, बहुत जल्दी एक अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स कब के थे, 17th सेंचुरी। अब देखिए गैप सेंचुरी इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर पोएम्स। कौन से सेंचुरी को पोएम्स का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, 16th, 17th, 18th और 19th। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, 18th सेंचुरी। और आप सब लोग कमेंट कीजिए कि 18th सेंचुरी का एक और नाम क्या है, 18th सेंचुरी को कौन सा एज कहा जाता है। एक और देखिए यहाँ तक बताया क्या कि 18th सेंचुरी क्या था, पोएम के लिए गोल्डन पीरियड था, और 18th सेंचुरी को कौन सा एज कहा जाता है, जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए सब लोग। 18th सेंचुरी आल्सो नोन ब्लैंक एज। नेक्स्ट है गैप इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश। देखिए सबलाइम का मतलब यहाँ पे क्या है, उतना महानतम, उच्च कोटि का। तो इसको रिगार्ड किसको माना जाता है, अंग्रेजी कविता का महानतम उच्च कोटि का कवि, है ना। जॉन मिल्टन, जॉन किट्स, जॉन डॉने, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो याद देखिए इसका आंसर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन साहब को माना जाता है क्या कि वो मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कविता के सबसे महानतम उच्च स्तर के रचनाकार हैं, कवि हैं। नेक्स्ट है द गैप सेंचुरी इज नोन एज द नियो क्लासिक, है ना। नियो क्लासिक किसको कहा गया है, 18th को, 19th को, 21st को, 15th को, वापस से 18th, यानी देखिए 18th में तीन तीन हो गया। एक तो मैंने बोला है कि आप लोग बताओ कि 18th सेंचुरी को कौन सा एज कहा जाता है। बाकी देखिए 18th सेंचुरी क्या है, गोल्डन पीरियड है पोएम्स के लिए, और 18th सेंचुरी को नियो क्लासिक भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द बुक ब्लैंक गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश पोएट्री। तो कौन से किताब ने इंग्लिश पोएट्री को एक नया डायरेक्शन, एक नया रूप दिया था। ऑप्शन है लिरिकल बैलेड्स, कुबला खान, लैमिया, स्कॉलर जिप्सी। तो बताइए वो कौन सा बुक है जिसने इंग्लिश पोएट्री को एक नया डायरेक्शन दिया। तो आंसर है लिरिकल बैलाड्स, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया ना। 18th सेंचुरी को कौन सा एज कहा जाता है, यस उसका करेक्ट आंसर है ऑगस्टन एज। क्या कहता है उसको, ऑगस्टन एज। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन 10 तक हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 11 नंबर, देखिए क्या है। द रेनेसेंस वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्लैंक सेंचुरी। जो रेनेसेंस जो है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, और ये कब हुआ था, किस सेंचुरी के टाइम पे, 14th, 15th, 16th और 19th। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15th सेंचुरी। याद रखिएगा कि रेनेसेंस एक क्या था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जो कब हुआ था, 15th सेंचुरी में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। In his poetic words, Chaucer did not use the Old English irregular lines, Middle English irregular lines, Modern English irregular lines, या none of these। तो चौसर जो है उनको बड़ा
परेशानी थी किससे? ओल्ड इंग्लिश से। इसका आंसर क्या होगा? ओल्ड इंग्लिश इरेगुलर लाइंस। नंबर 13 है द मेटाफिजिकल पोएट्स। देखिए अभी पीछे आपने पढ़ा था कि मेटाफिजिकल पोएट कौन सा सेंचुरी के थे? 17th सेंचुरी के थे। तो द मेटाफिजिकल पोएट्स रोट ऑन द गैप एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट रूप, प्रारूप, तो जीवन के कौन से रूप पे, प्रारूप पे लिखा लोगों ने? स्पिरिचुअल, नेगेटिव, रोमांटिक और पॉजिटिव। इसका सही आंसर स्पिरिचुअल। याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स जो कविता लिखते थे वो स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ के ऊपर लिखते थे, और मेटाफिजिकल जो पोएट थे वो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और एक और चीज कि मेटाफिजिकल पोएट जो सबसे वेल फेम थे वो कौन थे? जॉन डॉने। याद रखिए, जॉन डॉने मेटाफिजिकल पोएट थे। नेक्स्ट है गैप डिस्क्राइब पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू आर्नोल्ड, डब्ल्यू बीट्स, जॉन मिल्टन और नन। तो किसने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा था ना? वो आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड। आंसर नंबर ए। 15 है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएम। देखिए ऑब्जेक्ट मतलब क्या? उद्देश्य। कि कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू मेक मैन हैप्पी, आदमी को खुश करना। विलियम लैंगलैंड, थॉमस कैल्विन, रुडयार्ड किपलिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका भी आंसर क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था ना कि कविता का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि इंसान पढ़ के खुश हो यार, कि पढ़ के वो टेंशन में आ जाए, उसको समझ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गैप पोएम्स नॉर्मली डील विद द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हॉपकिंस का पोएम, पॉपकिंस का पोएम, विलियम लैंगलैंड और डब्ल्यू बीट्स। मतलब किसकी कविताएं नॉर्मली मतलब जनरली डील करती थी किसके साथ? रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो धार्मिक स्वरूप है या प्रारूप है जीवन का, उसके साथ। इसका आंसर है हॉपकिंस, है ना। हॉपकिंस की कविताओं में नॉर्मली आपको रिलीजियस, है ना, जो प्रोस्पेक्ट है जीवन का, वो आपको दिखाई पड़ेगा। 17 है द इंडियन पोएट्री, जो भारतीय, है ना, हमारा जो कविता था, जो इंडियन भारतीय कविताएं थी। इंडियन पोएट्री बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ द गैप सेंचुरी। यानी कि हमारा इंडियन जो पोएट्री था वो कब से लिखा जाना शुरू हुआ? 19, 20, 18 और 17, तो 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट से। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? द अमेरिकन पोएट्री इन इंग्लिश। अमेरिकन पोएट्री जो है इंग्लिश में बिगिन फ्रॉम द खालिस्तान वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कहाँ के आजादी की लड़ाई के साथ वो शुरू हुआ? ब्रिटिश वार, अमेरिकन वार, इटालियन और इंडियन। तो इसका सही आंसर है अमेरिकन वार। अब देखिए एक चीज बता देता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 21-22 सालों का अनुभव जो है पढ़ाने का, है ना। भले यूट्यूब पे हम लोग नए हैं, मैं नया हूँ, बट ऑफलाइन क्लासेस सिंस 2005 से मैं ले रहा हूँ क्लासेस। तो अपने अनुभव के बेस पे लेसन 9 मैंने आज तक क्लास में पढ़ाया नहीं, मतलब बच्चों को भाई ये देखो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो 9 से 2-4 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर मैंने आपको कराया। हालांकि मैंने यहाँ पे 18 क्वेश्चंस कराया, अब इसका सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, वहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपको अलग से मिल जाएंगे। लेकिन 3-4 क्वेश्चन ध्यान देना है। एक तो रेनेस का मतलब क्या है? तो रीबर्थ है। फेयरी क्वीन क्या है? उसके राइटर कौन है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जब लोग इसका सब्जेक्टिव करेंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। बाकी मैंने बोला है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा उन बच्चों के लिए, है ना, जो पढ़ रहे उनके तो है ही, उनके तो और अच्छा है, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़े अभी तक, परेशान है, वो घबराए नहीं, क्योंकि शायद ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब तक वो अनाउंसमेंट आपके सामने आ चुका हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, और बैकलॉग बिल्कुल मत करें, है ना। आपको मैं समझाऊंगा हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप देखते हो किसी में बैकलॉग मत कीजिए। सब वीडियो को या जो भी आपको क्लास में मिलता है उसको ट्राई करें 1-2 दिन के अंदर काम अपना पूरा करने का। तो चलिए टेक केयर और मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वहाँ पे क्या नई शुरुआत होती है ना। अगले चैप्टर में हम लेसन 10 का बात करेंगे, 11, उसके बाद फिर से एक नया टारगेट लेके काम करेंगे। चलिए थैंक यू।